तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो अपन टर्म ले रहे हैं वो ले रहे हैं डिस्काउंटिंग की। देखिए कैसे होगी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। होता क्या है, ए ने बी को माल बेचा, बी ने कहा मैं पेमेंट नहीं कर सकता, ए ने उस पर बिल लिखा, बी ने साइन करके उसको दे दिए। अब बी कह रहा है कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, मैंने साइन कर दिए। पर ए को तो पेमेंट की जरूरत अभी है ना, वो क्या करे, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। सर डिस्काउंटिंग क्या टर्म है? उसमें क्या होता है कि ए बैंक के पास जाता है कि भाई साहब मेरे पास बी का एक बिल है 1000 रुपए का, जिसका वो मुझे पेमेंट करेगा 3 महीने बाद, पर मुझे पैसा आज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो बैंक इसको कहेगा देखो भाई ऐसा है, मैं आपको 980 रुपये दे सकता हूं, 20 रुपए मैं मेरे फायदे के रखूंगा, क्योंकि मुझे तो बाद में मिलेंगे 3 महीने बाद पैसे। तो इसलिए बैंक जो है वो 980 देने को एग्री हो गया, डिस्काउंटिंग काट लेगा। कोई परसेंटेज दे रखी होगी, नहीं तो अमाउंट दे रखा होगा। तो इस कंडीशन में एक कहेगा यार ये बहुत अच्छी चीज है, मेरा काम हो गया, कोई बात नहीं, 1000 की जगह 980 मिल गया, काम तो निकला, ठीक है। वो क्या करेगा, ये बिल इसको दे देगा और 980 ले लेगा, ठीक है। अब एक का काम तो हो गया। अब बिल किसके पास आ गया? अब बिल आ गया बैंक के पास। 3 महीने बाद बी अब ए को पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि बिल अब किसके पास है? बैंक के पास। तो अब बी जो पेमेंट करेगा वो बैंक को करेगा, ठीक है। इससे बिल तो ले लेगा और इसको जो मनी है वो पेड कर देगा। तो बी का, भाई बी को तो पेमेंट करना था, इसको करो चाहे इसको, अब बिल इसके पास है तो पेमेंट तो इसको ही करेगा। अच्छा, ए का काम निकल गया, ठीक है, 20 रुपए का उसको नुकसान हुआ, लेकिन काम निकल गया। अच्छा, 20 रुपए का ए को तो नुकसान हुआ और बैंक को फायदा हो गया, तो बैंक डिस्काउंटिंग का काम भी करता है, सही है। तो ये कंडीशन अब एंट्रीज में कैसे आएगी वो अपन देखते हैं। कैरेक्टर वही है, ए और बी, अपन उन्हीं को देख रहे हैं। सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये माल बेचा। अब बिल आ गया, ये बिल आ गया, उसने साइन कर दिया उस पे, तो बिल आया तो एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट, किसने दिया? बी ने, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल आ गया। अब इसने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। अच्छा, बैंक भी जो है ना, ये ए को सीधा 980 नहीं देगा, ये 980 उसके अकाउंट में डालेगा, बैंक उसके अकाउंट में डालेगा। वो अकाउंट से ए पैसा ले सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, तो वो अकाउंट के थ्रू देगा, उसके अकाउंट में जमा करेगा। दैट्स वाई ए के बैंक अकाउंट में पैसे जमा होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए जमा होंगे? 980। 20 रुपए का नुकसान हो गया, दैट इज डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 टू बिल चला गया कितने का? 1000 का। तो ये एंट्री हो गई किसकी? ए की बुक्स में। नाउ ड्यू डेट जब आएगी 3 महीने बाद, तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। कौन देगा? बी। तो ए इसकी क्यों एंट्री करेगा? तो ए इस ओकेशन पे कोई एंट्री नहीं करेगा। ये आपकी एंट्रीज हो गई किसकी? ए की। तो ये नई एंट्री आ गई, ये देख लो आप। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसका नुकसान हो गया, इसको 20 रुपये अब नहीं मिलेंगे। और टू बी आर बिल कितने का चला गया? 1000 का। ये पूरी थीम है किसके लिए? ए की। बी की क्या होगी? बी के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक्चुअली डिस्काउंटिंग का जो भी काम हुआ वो ए और बैंक के बीच में हुआ है, बी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बी के एंट्रीज में इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बी सबसे पहले माल परचेज करेगा, एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ए को बीपी देगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। और डिस्काउंटिंग का उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सीधा बिल का पेमेंट करेगा 3 महीने बाद ड्यू डेट पे, तो वही एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम देखेंगे कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जो एंट्रीज के चेंजेस हो रहे हैं, वो ए की बुक्स में होंगे, सही है। बी की बुक्स में नॉर्मली वही 3 एंट्रीज बार बार आएंगी, एक दो जगह कुछ इंपैक्ट पड़ेंगे, कुछ एडवांस वर्जन में, वो मैं आपको बता दूंगा, सही है। तो ये हुआ आपका डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, डिस्काउंटिंग में एक बात ध्यान रखने की है कि यहां ऑफर जो है वो ए बैंक को देगा कि हाँ भाई मुझे पैसे पहले चाहिए, तो ऑफर किसकी तरफ से? ए की तरफ से। बी की तरफ से इसमें कोई ऑफर नहीं है, ना कोई बैंक ऑफर कर रहा है। यहाँ ऑफर कौन कर रहा है? ए ऑफर कर रहा है कि हाँ भाई मुझे पैसे चाहिए, तो मैं डिस्काउंट कटवाने के लिए तैयार हूं, 20 रुपए कटवाने के लिए तैयार हूं, मैं 980 में भी एग्री हूं। ये ऑफर किसकी तरफ से आएगी? ए की तरफ से आएगी, क्योंकि इस ऑफर के ऊपर आगे का एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा।
सो नेक्स्ट कंडीशन जो अपन ले रहे हैं, दिस इज इंडोर्समेंट। ये इंडोर्समेंट वर्ड पहले आपने कैश बुक में या जर्नल में भी थोड़ा बहुत सुना होगा, अब उसके बारे में काफी डीप डिस्कशन आ रहा है, तो ध्यान से समझिए। क्या एक कैरेक्टर तो अपना ए है, एक बी है, ए ने बी को माल बेचा, फिर उस पर बिल लिखा, बिल साइन करके इसके पास आ गया। अब एक सी एक पर्सन था जो कि ए के लिए क्रेडिटर था, ठीक है, वो इससे पैसा मांग रहा था। ए ने कहा भाई देखो मेरे पास कैश तो नहीं पर मेरे पास एक बिल पड़ा है, आप चाहो तो वो ले लो। तो सी ने कहा हाँ मैं बी को जानता हूं और मैं उससे पैसा रिकवर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको जानता हूं, तो आप मुझे कैश नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, बिल ही दे दो। तो ये वाला बिल हम किसको दे रहे हैं? सी को। अब बिल किसके पास आ गया? सी के पास। अब बी पैसा किसको देगा? ए को थोड़ा देगा, अब तो बिल इसके पास है, तो बी पैसा किसको देगा? अब इसको देगा। सही है, तो यहाँ करेक्टर कौन हो गए? ए और बी तो हम जानते ही हैं, बट ए ने अपना बिल जो बी का साइन किया हुआ था वो बिल सी को दे दिया, तो ए का यहाँ करेक्टर हो गया इंडोर्सर का, इंडोर्सर, और सी जो है वो यहां बन गया इंडोर्सी। तो यह एक करेक्टर सी और हो गया, ठीक है। बी का तो वही रोल है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अपन एंट्रीज की बात करते हैं, ये अपनी एंट्रीज हैं। पहली दो एंट्रीज पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को माल बेचा, बिल आ गया। अब ये बिल हमने किसको दे दिया? ये बिल दे दिया सी को, तो सी डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बी आर। ये लो जी, ये बिल हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया। बिल अब किसके पास पहुंच गया? सी। 3 महीने बाद बी सी को पे करेगा, ए का इससे क्या लेना देना? 3 महीने बाद बी सी को पे करेगा, ए का इससे क्या लेना देना, इसलिए ए कोई एंट्री नहीं करेगा। समझ गए बात को? नाउ बी की एंट्री, सर बी की पहली एंट्री वही परचेज टू ए, फिर बिल दे दिया ए टू बीपी। सी को बिल इंडोर्स किया गया, उसका ए बी से कोई लेना देना नहीं है, यानी इस ट्रांजेक्शन में केवल ये दो कैरेक्टर है, ये तो है ही नहीं, इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेगा। हाँ, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बी बिल का पेमेंट करेगा, तो एंट्री क्या करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी कैंसिल टू कैश अकाउंट। ये लो जी, तो बीपी का पेमेंट जो है वो बी ने कर दिया। तो देख रहे हैं बी की एंट्री जो है ना वो सेम वही है, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आया है। सही है सर, एक कैरेक्टर सी बी, इसका क्या करना है? तो इस बार सी की एंट्री भी पूछी जाएगी कि इंडोर्सी की क्या एंट्री होगी, तो मैं सी का कॉलम और बना रहा हूं। पर सी के कॉलम में मैं आपको बता दूं ये दोनों एंट्रीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई परचेज वगैरह तो ट्रांजेक्शन नहीं, उसके पास तो बिल आया था, ये सी को बिल दिया तो सी का बिल आया, किसने दिया? बी आर अकाउंट डेबिट किसने दिया उसको? ए ने, बिल आ गया। और मैच्योरिटी डेट पे इसके पास कैश आ जाएगा जो बी से देगा, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट तो बी आर, बस ये लो जी, बी आर से बी आर खत्म हो जाएगा, कैश आ गया। तो सी के कंडीशन में सिर्फ यही दो एंट्रीज है, ये बाकी की कंडीशन जो एंट्रीज है वो सी की कंडीशन में नहीं है। तो कभी कभी सी की बुक्स में भी आपसे एंट्री जो है वो पूछी जा सकती है, वो ट्रैक भी आपको आना चाहिए। सही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये तो हमें पता है कि बी जो है वो पेयर है, पे तो ये करेगा, और हमने ये डिस्कशन किया था पहले कि ए जो है वो पे ही होता है। सही है, लेकिन यहां बिल अब ए के पास नहीं है, बिल किसके पास पहुंच गया? सी के पास। तो अब ए की पोजीशन सी की, जो ए की पोजीशन है वो पे की नहीं रही, अब वो पोजीशन किसकी होगी? सी की। क्योंकि पैसा किसको रिसीव होगा? सी को। तो जो सी है वो आपका क्या बन जाएगा? पे, क्योंकि बिल अब ए के पास नहीं है। जब बिल ए के पास होगा ना तो ए पे ही हो सकता है, अदरवाइज अगर उसने बिल किसी और को दे दिया तो पे ही वो बन जाएगा। ये भी अपन को ध्यान रखना है। सही है, तो ये तो हमेशा पेयर है, इसकी पे की पोजीशन तभी हो सकती है जब इसका बिल हो, अगर इसने बिल किसी और को दे दिया तो पे ही वो पर्सन बन जाएगा। ओके, तो देखिए एक नई टर्म अपन डिस्कस कर रहे हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, शॉर्ट में से बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC। सही है, लिखने में यूज करो लेकिन बोलना तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है? टर्म वही है, ये ए है, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी पे बिल लिखा, बिल इसके पास आ गया। नाउ अब ए कह रहा है यार बिल वगैरह काफी सारे हैं, मैं इतने सारे बिलों का कलेक्शन कैसे करूंगा, मैं वैसे ही ओवरबर्डन हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन बिलों का पेमेंट कर सकूं। दैट्स वाई वो बैंक को अपना एजेंट अपॉइंट करता है कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ, मैं मेरे जितने भी बिल मेरे पास हैं वहां मेरा एक अकाउंट खोल लो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैं ये सारे बिल वहां दे देता हूं और उस अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब बिल किसके पास पहुंच गए? बैंक के पास। अब ए की कोई हेडेक नहीं है, अब बिल का कलेक्शन जो करेगा वो कौन करेगा? बैंक,
क्योंकि बैंक को इसके बदले में क्या मिलेगा, कमीशन। इसी को कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये अकाउंट खुल गया। अब बी जो पेमेंट करेगा वो बैंक को करेगा। जैसे ही बैंक के पास पेमेंट आ जाएगा, बैंक जो है ए को मैसेज भेज देगा, मेल कर देगा कि हाँ भाई आपका पैसा आ चुका है। ए कहेगा चलो ठीक है। तो अब ये क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन से पैसा निकलेगा और ए के अकाउंट में आ जाएगा। ये ए का अकाउंट है, हो गया, ठीक है। तो ये अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इसकी ए एंट्री कर लेगा कि हाँ भाई मेरे बिल सेंड फॉर कलेक्शन में सारे बिल कलेक्ट हो गए, सारा पैसा बैंक ने कहां ट्रांसफर कर दिया, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके अकाउंट, देखो बैंक जो भी ट्रांजेक्शन करेगा वो अकाउंट के थ्रू करेगा, ऐसे नहीं करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इसकी क्या एंट्रीज होंगी अपन समझते हैं। ये पुरानी वाली एंट्रीज वही, ए ने बी को माल बेचा, बी टू सेल, बिल आ गया। अब ये बिल इसने किसको दे दिया, ये बिल आपने दे दिया किसको, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में जमा करा दिया। एंट्री क्या बनेगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। टू, आपका बिल तो चला गया तो टू बी आर। नाउ ड्यू डेट पर बी सभी बिलों का पेमेंट कर देगा, बैंक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बैंक कहेगा कि भाई आपके सारे पैसे आ गए हैं, मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूं। अब आपके अकाउंट में पैसे आए, अब आपके अकाउंट में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट करो। और पैसे आए कहां से, बिल सेंड फॉर कलेक्शन से। तो यहां से पैसा यहां गया तो ये अकाउंट खत्म हो गया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को पहले आपने डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो, इससे ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज, सही है। क्योंकि जब पैसा हमारे अकाउंट में आ गया तो फिर इस अकाउंट में बचा ही क्या होगा। इस तरह से बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। सर बी की एंट्री करेगा, बी की पहली दो एंट्री तो हमेशा सेम है। फिर ए ने अपने सारे बिल बैंक में दिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में दिए, इसमें बी का क्या रोल है, तो बी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। हाँ, मैच्योरिटी डेट जब आएगी तो बी इसका पेमेंट जरूर करेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख रहे हैं एक ही कॉन्स्टेंटली एक जैसी एंट्रीज हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी चेंज है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, वो सब ए के लिए आ रही है, इसमें कंडीशन बी के लिए नहीं है। ये बात अपन स्पेशली ध्यान रखें, सही है। तो इसमें लास्ट कंडीशन आपकी आती है रिबेट की। रिबेट में क्या होता है कि बी ऑफर कर रहा है। ऑफर कौन कर रहा है, बी ऑफर कर रहा है कि मैं आपको वक्त से पहले, भाई टर्म तय होती 3 मंथ्स, मैं आपको टर्म से पहले ही पेमेंट कर रहा हूं। अब मैं आपको क्योंकि टर्म से पहले पेमेंट कर रहा हूं तो आप मुझे कितनी रिबेट दोगे वो आप मुझे बताओ। तो यहां ऑफरेंस जो आती है वो बी की तरफ से आती है। क्या कंडीशन है, ए ने बी को माल बेचा, बी पे बिल लिखा, बी ने उसे साइन करके दे दिया। अब बिल है 3 महीने का, 3 महीने का टोटल है। 1 महीने बाद ही बी कहता है कि भाई ऐसा है, अभी 1 महीना निकल गया है, 2 महीने अभी बाकी है, टोटल 3 महीने, मैं आपको 2 महीने पहले पेमेंट कर देता हूं। तो ये कहेगा बहुत ही अच्छी बात है सर, पहले पेमेंट कर तो मुझे तो मजा आ जाएगा। पर बी कहेगा भैया उसमें मुझे क्या फायदा, अगर मैं आपको पेमेंट 2 महीने पहले कर रहा हूं तो 2 महीने का मुझे भी तो कुछ दो। तो 2 महीने की कोई परसेंटेज रिबेट होगी वो मेरे को फायदा दो, तो मैं आपको पेमेंट करूं। तो इस कंडीशन में ए कहता है चलो पैसा जल्दी आ रहा है, रिबेट काट ले, मेरे को अभी जरूरी है, तो वो रिबेट कटवा लेता है, ठीक है। पर ऑफर किसकी तो वजह से आता है, किसकी तरफ से आता है, बी की तरफ से आता है। ये बात ध्यान रखनी। क्या एंट्रीज होती है, पहली 2 एंट्रीज वही है, माल बेचा बी को, बिल आ गया। अब 1 महीने बाद ही ऑफर आ गई है और यहां हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो ये डेट जो है वो अब ये वाली है। यहां आपका पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 980 आए। कुछ पैसा नहीं आया, उसको कहा जाएगा रिबेट, रिबेट अकाउंट डेबिट 20, मान लेते हैं 20 रुपए काट लिए, है ना। तो अब ये 20 रुपए इनको कम रिसीव हुए हैं, ये 20 रुपए इनका नुकसान है, इसको रिबेट कहेंगे। इसको डिस्काउंट क्यों नहीं कहेंगे, डिस्काउंट तब होता जबकि ए ये ऑफर बैंक को देता। यहां ए ने कोई ऑफर नहीं किया, ये ऑफर बी ने की और किसको किए, ए को की है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिबेट। ए के लिए वैसे नुकसान ही है, पर इसका नाम अब डिस्काउंट चार्जिंग नहीं होगा, अब इसका नाम रिबेट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 980, रिबेट अकाउंट डेबिट 20, टू बिल चला जाएगा और ये 1000 का बिल चला गया। ये लो, सही है। ये किसकी एंट्री हो गई, ए की। सर बी क्या करेगा, पहली 2 एंट्रीज तो वही है, परचेज टू ए टू बीपी। अब वो बीपी का पेमेंट कर रहा है, बीपी अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1000, टू कैश, कैश उसने कितना दिया, वही 980, और रिबेट उसके लिए फायदा है, तो रिबेट उसके लिए क्या होगी, उसके लिए क्रेडिट हो जाएगी। तो देखो जो रिबेट यहां डेबिट हुई थी क्योंकि वो लॉस था,
ये रिबेट, वही रिबेट यहां क्रेडिट होगी क्योंकि इसके लिए फायदा है। कैश और रिबेट हमेशा दोनों साथ रहती है, यहां भी कैश और रिबेट दोनों साथ है। फर्क ये है कि यहां कैश आया था, यहां गया है, यहां रिबेट नुकसान है, यहां रिबेट फायदा है, क्योंकि ए के लिए वो नुकसान है लेकिन बी के लिए वो फायदा। उसको पेमेंट कम करना पड़ा, इसको पेमेंट रिसीव कम हुआ, इसके लिए नुकसान है, उसको पेमेंट कम करना पड़ा, ये उसके लिए फायदा हो गया। तो ये आपकी कंडीशन रिबेट की भी आ गई। तो कुल मिलाकर अपन ने यहां 5 कंडीशन डिस्कस की। पहली सिंपल, दूसरी आपने की डिस्काउंटिंग, तीसरी आपने की इंडोर्समेंट, नंबर 4 आपने की बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और नंबर 5 लास्ट कंडीशन होती है रिबेट। ये 5 आपकी टर्मिनोलॉजी है जिनमें की एंट्रीज चेंज होती है। ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली है। अब आगे इनके क्या ट्रीटमेंट होंगे उसको अपन आगे के वीडियो में देखेंगे, जो कि कंबाइंड वीडियो होगा। उसमें मैं ये सब चीजें भी रिपीट करूंगा, प्लस उसको आगे के क्या कॉम्बिनेशन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। ओके, थैंक यू।